अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ज्यादा पैदावार के लिए पालक की वैज्ञानिक तरीके से खेती। इसबगोल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से खेती। धान की फसल में गंधी व कीट का समेकित नियंत्रण। प्रदेश के जो किसान पालक की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बुआई के लिए उपयुक्त है, लेकिन इससे अधिक पैदावार के लिए जरूरी है कि वो अधिक उपज देने वाली किस्मों की उन्नत तकनीक से खेती करें। तो पालक की बुआई कैसे करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं जिला मुरैना के एक प्रगतिशील किसान राम स्नेही कुशवाहा। किसान भाइयों, मैं हमेशा से पालक की खेती करता रहा हूँ। किसान भाइयों, मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, उसमें मैं कम से कम 3 बीघे में प्रतिवर्ष पालक ही करता रहता हूँ, क्योंकि साल में पालक की खेती 3-4 बार की जाती है और उसमें बहुत फायदा होती है। सबसे पहले किसान भाइयों 3-4 बार ट्रैक्टर से अच्छी तरह जुतवाई जाती है। 4-5 दिन बाद फिर सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में, जोतने के बाद में उसमें फिर गोबर की खाद और यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, अल्मोनियम, ये सभी खाद मिला करके खेत में डाली जाती हैं और डालने के बाद में किसान भाइयों फिर उसकी अच्छी तरह जुताई फिर ट्रैक्टर से करवाई जाती है और बाद में उसमें पटेला दिलवाया जाता है। पटेला देने के बाद में उसमें क्यारियाँ बनवाई जाती हैं। क्यारियाँ बनने के बाद में बाजार से अच्छी किस्म की पालक की बीज लाई जाती है। बीज को छिड़काव द्वारा बोया जाता है। छिड़काव करने के बाद में खुरपी से मिट्टी में बीज को ढक दिया जाता है। ढकने के बाद में दूसरे दिन उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद 4-5 दिन खेत में वैसे ही छोड़ देते हैं जब तक पालक उग ना आए। तब तक पालक उग आती है, तब उसमें जब कोई खरपतवार निकल आती है तो उसकी निराई करवाई जाती है और उसके बाद में जब 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में जब फिर उसमें यूरिया खाद छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, छिड़काव के बाद में फिर उसमें निराई गुड़ाई दूसरी बार भी करवाई जाती है। किसान भाइयों, फिर तीसरी बार पानी देते हैं। पानी देने के बाद में उसमें निराई गुड़ाई करवाई जाती है। खेत में से खरपतवार इतना ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार खेत में ही न छोड़ें। कृपया खेत से बाहर निकाल करके फेंकें,
क्योंकि खरपतवार खेत में पड़ी रहने से खरपतवार दोबारा पैदा हो जाती है, यानी दोबारा लग जाती है, इसलिए खेत से बाहर निकाल के फेंकें। इतना विशेष ध्यान रखें कि पालक की फसल में कीटनाशक दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पालक के पत्तियां, इल्ली, छिछरा जैसे रोग जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनके लिए दवाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय समय पर दवाइयाँ का छिड़काव जरूर करते रहना चाहिए। फिर हम चौथा पानी देते हैं। इतना विशेष ध्यान रखें कि फसल में पानी देने का समय केवल शाम के टाइम ही पानी दें, न कि सवेरे के टाइम में। दोपहरी में पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि दोपहरी में पानी गर्म हो जाता है, उसकी जड़ें गर्म हो जाती हैं और फसल पीली पड़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, संध्या के टाइम रात में ही पानी दें। चौथा पानी देने के बाद में फसल कटने योग्य हो जाती है, तो फिर हम फसल को काटना शुरू करते हैं। फसल एक बार कटने के बाद में बाजार में बेच देते हैं। उसमें फसल काटने के बाद में फिर हम यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं और सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद में 15 दिन बाद पुनः फिर वैसी ही फसल तैयार हो जाती है और हम उसे काट करके बाजार में बेचते हैं। किसान भाइयों, इतना हमेशा ध्यान रखिए, फसल कम से कम 4-5 बार कटती है पालक की खेती, और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और इसी प्रकार कम से कम 2 महीने में पालक बराबर कटते रहना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि पालक की खेती में कोई ज़्यादा परेशानी और मेहनत का काम नहीं है। करने का तरीका ध्यान रखें, क्योंकि साल में पालक की खेती 3-4 बार की जाती है और उसमें बहुत फायदा होती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी आपको देंगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जी हाँ, भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तीरले, काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन क्षेत्रों में रबी फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की उपलब्धता नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के किसान खरीफ फसलों की कटाई के बाद औषधीय फसल इसबगोल की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसबगोल का अधिक उपज देने वाली किस्में और खेती की वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। इसबगोल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है और भूमि का पीएच मान 7 से 8 के बीच होना चाहिए। 2 बार आड़ी खड़ी जुताई एवं 1 बार बखर चलावें तथा पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी एवं समतल कर लेना चाहिए। छोटी क्यारियां बना लें। क्यारियों की लंबाई व चौड़ाई खेत के ढलान एवं सिंचाई की सुविधा के अनुसार रखना चाहिए। क्यारियों की लंबाई 8 से 12 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर से अधिक रखना उचित नहीं होता है। खेत में जल निकास का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खेत में पानी भराव इसबगोल के पौधे सहन नहीं कर सकते हैं।
अब यदि ईसबगोल की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो वह इस प्रकार से हैं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी एक किस्म का चुनाव कर बुवाई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। ईसबगोल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डालें। 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय डाल देना चाहिए। इसके अलावा नत्रजन की 10 से 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई के 40 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ईसबगोल की अगेती बुवाई करने पर फसल की ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप फसल आड़ी पड़ जाती है तथा मृद रोमिल आस्था का प्रकोप बढ़ जाता है। वहीं पर देरी से बुवाई करने पर पौधे का वानस्पतिक विकास कम हो पाता है और मानसून पूर्व की वर्षा से बीज झड़ने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए किसान भाइयों, ईसबगोल की बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक करते हैं तो यह अच्छा समय होता है। दिसंबर माह तक बुवाई करने पर उपज में भारी कमी आ जाती है। अब आइए बात करते हैं बीज की मात्रा एवं बीजोपचार की। बीज बड़े आकार का एवं रोग रहित होना चाहिए। 4 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने पर फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। बीज दर अधिक होने की दशा में मृद रोमिल आस्था का प्रकोप बढ़ जाता है, वह उत्पादन प्रभावित हो जाता है। ईसबगोल के बीजों को मेटालेक्जिल 35 SD की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के मान से बीजोपचार कर बुवाई करें। किसान भाई मृदा उपचार हेतु जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा बेडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी पकी हुई गोबर की खाद अथवा बर्मी कंपोस्ट में मिलाकर नमी युक्त खेत में प्रयोग करें। अब आइए बात करते हैं बुवाई विधि पर। किसानों में ईसबगोल की छिड़कवा पद्धति से बुवाई करना प्रचलित है, परंतु इस विधि से अंतर शस्य क्रिया करने में कठिनाइयां आती हैं, परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अतः किसान भाई ईसबगोल की बुवाई कतारों में करते हुए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बुवाई करते समय बीजों में महीन बालू, रेत अथवा छनी हुई गोबर की खाद मिलाकर बुवाई करें, जिससे वांछित बीज दर का प्रयोग हो सके। बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें, इससे अधिक गहराई पर बीज नहीं बोना चाहिए। छिड़कवा विधि से बुवाई करने पर बीज को मिट्टी में ज्यादा गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई धीमी गति से करें। अंकुरण कमजोर होने पर दूसरी सिंचाई 5 से 6 दिन बाद करें। इसके बाद प्रथम सिंचाई 30 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई 70 दिन बाद देवें। फूल एवं दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई नहीं करना चाहिए। इस फसल में 2 से अधिक सिंचाई देने पर रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है तथा उपज में कमी आ जाती है। पुष्प क्रम बनते समय एवं बाली आने के बाद फसल में फवारा विधि से सिंचाई नहीं करना चाहिए। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। इसी समय फसल में विरलीकरण का काम भी कर लेना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हुए अनावश्यक पौधों को उखाड़कर अलग कर देना चाहिए। इस फसल में रासायनिक नींदा नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान की 25 ग्राम मात्रा अथवा आइसोप्रोट्यूरान की 500 से 750 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोनी के 20 दिन बाद छिड़काव करें। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। किसान भाइयों, इस फसल पर मृद रोमिल आस्था रोग का प्रकोप होता है और इसके लक्षण पौधे की बाली निकलते समय दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा पत्ती के निचले भाग में सफेद चूर्ण जैसा कवक जाल दिखाई देता है। बाद में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप डंठल की लंबाई, बीज बनना एवं बीज की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। रोग के नियंत्रण हेतु स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों की बुवाई करें, बीजोपचार अवश्य करें
एवं कटाई के बाद फसल अवशेषों को जला देवें। इस रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इस फसल पर माहू कीट का प्रकोप सामान्यतः बुवाई के 60 से 70 दिन की अवस्था पर होता है। यह सूक्ष्म आकार का कीट पत्तियों, तना एवं बालियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अधिक प्रकोप होने की दशा में पूरा पौधा मध्य स्त्राव से चिपचिपा हो जाता है तथा फसल पर काले रंग की फफूंदी उग जाती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम हेतु ऑक्सीमिथाइल डेमेटान 25% EC अथवा डाइमेथोइड 30% EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL अथवा एसिटामाप्रिड 20% SP की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब आइए बात करते हैं फसल की कटाई व गहाई की। फसल 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल पकने पर पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली एवं नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं। बालियों को हथेली में मसलने पर दाने आसानी से निकल जाते हैं। इस अवस्था पर फसल की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करने पर दानों के झड़ने की समस्या से बचा जा सकता है। फसल कटाई देरी से न करें, अन्यथा दाने झड़ने से उपज में बहुत कमी आ जाती है। मावठा आने की स्थिति में फसल कटाई 2 से 3 दिन जल्दी कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए ईसबगोल की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी ईसबगोल की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं। खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान की फसल इस समय कहीं पुष्पन तो कहीं बाली अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल पर गंधीबग कीट का प्रकोप होता है, जो कि धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, आप इस कीट का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IN शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ के मौसम में धान की खेती पूरे जोर शोर से लहलहा रही है और मैक्सिमम धान में बाली निकलने की स्थिति आ गई है। बहुत सारे धान में बाली निकल भी चुकी है। ऐसी परिस्थिति में धान में लगने वाले कीड़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नुकसानदेह एक कीड़ा है, जिसका नाम है धान का गंधी कीड़ा। नाम से ही आप उसको पहचान लीजिएगा कि धान का गंधी मतलब गंध देने वाला कीड़ा है। यह कीड़ा रस चूसने वाला कीट है, जो लंबी लंबी टांग वाला हरे या धूसर भूरे रंग का होता है और ये इसका एक सूंड होता है जिसका माउथ पार्ट
से वह जब धान में दाना बनता है, बालियों में जब दाना बनता है तो उसमें तरल की तरह, जिसे दूध बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वह दूध बना हुआ रहता है। उसी दूध को अपने माउथ पार्ट से, अपने सूंड से कहिए, खींच करके और वो पीते रहता है। किसान भाई ध्यान दीजिएगा कि इस समय धान के तना छेदक के कारण भी सूखी बाली निकलती है और गंधी बग के कारण भी उसमें दाना खखड़ी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि व्हाइट ईयर हेड जो है वह टोटल की टोटल बाली में दाना नहीं भरेगा, एकदम उजली दिखाई पड़ती है। लेकिन गंधी कीड़ा के आक्रमण से जो खखड़ी बनती है वह कहीं कहीं खखड़ी बनेगा, कहीं पुष्ट दाना होगा, कहीं आधा दाना होगा और उस पर काले रंग का धब्बा वगैरह भी दिखाई पड़ता है। यह इसकी पहचान है। आप खेत में जाएंगे तो यह कीट लगा हुआ रहेगा, तो आपको गंध से ही, आल पर ही खड़ा रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गंधी कीड़ा का आक्रमण हो गया है। और यह कीट दिन भर पत्तियों के अंदर छिपा हुआ रहता है और रात में सक्रिय होता है। तो इस तरह से इसको आप पहचान लेंगे और इससे जो नुकसान होता है वह नुकसान बहुत ही भयंकर होता है। वैसे खेत में जिस धान में सबसे पहले उसमें बाली निकलती है उसमें इसका आक्रमण सबसे अधिक होता है और समझिए तो 50% 75% तक दाने खखड़ी हो जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए आपको शुरू से ही समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियों को अपना करके इसके जनसंख्या को कम रखना है। सबसे पहले जब आप रोपनी करें उसी समय धान के आली पर जो भी घास है उसको गीली मिट्टी निकाल करके उसको ढक देंगे तो एक काम तो होगा कि आपका घास जो है उसमें दब जाएगा और दूसरा खेत में पानी भी रुकता है, इधर से उधर नहीं जाता है। दूसरा काम है कि आपके खेत में जब बाली निकलने वाली हो तो उस समय लाइट ट्रैप का व्यवहार अवश्य करें। लाइट ट्रैप लगा देने से गंधी कीट बहुत ही अधिक मात्रा में आकर्षित होता है। और दूसरा, यदि पूरे क्षेत्र में एपिडेमिक फॉर्म में इसका आक्रमण हो जाता है तब आपको कीटनाशक दवा के सिवा कोई उपाय नहीं रह जाता है। और कीटनाशक में सबसे अच्छा अभी भी कंट्रोल करने वाली दवा है मिथाइल पाराथियन या क्विनलफॉस। इन दोनों में से किसी एक दवा का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव सुबह अथवा शाम में करेंगे तो उससे यह गंधी कीड़ा आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगा, आपकी फसल बच जाएगी। इस तरह से किसान भाई आप समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियों को अपनाएंगे तो आप अपनी फसल को तो बचाएंगे ही, अधिक उपज प्राप्त करेंगे ही। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापपुर, जिला नरसिंहपुर के कृषक दिनेश धाकड़ ने। यह दुधारू पशुओं को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा। जब आप जानवर को खरीदने जाते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल पशु की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसमें बीच में दलाल भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस कारण किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ पशु, बढ़िया पशु ले सकें और उससे उत्तम उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जब आप कोई पशु खरीदें तो उसको बाहरी रूप से देख लें। बाहरी रूप से देखने का मतलब कि आप ये कंफर्म कर लें कि जिस आप नस्ल का खरीदने जा रहे हैं उसी नस्ल के जो प्रमुख लक्षण हैं वो उसमें होने चाहिए। सपोज करिए आप मुर्रा लेने जा रहे हैं तो आप उसका सींग देख लें कि एकदम टाइटली जो है मुड़े हुए हैं कि नहीं। दूसरा, उसकी जो स्किन है, जो खाल है वो चिकनी मुलायम होनी चाहिए। उसके जो बाल हैं वो कड़े नहीं होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। दूसरा, जो उसका थन है
चारों थन एक बराबर होने चाहिए। तीसरा, थन का जो आयन है वो ये ऊपर तक आना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, इसकी आप मिल्क वेन देख लीजिए, जहाँ से दूध बनता है तो मिल्क वेन एकदम मुड़ी मुड़ी होगी और मोटी होगी, तो इसका मतलब वो दूध भी ज़्यादा देगी। तो किसान भाइयों, जैसा मैं बता रहा था, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई जानवर लेने गए तो उसको आप ये देखें कि वो तिकोनाकार है कि नहीं, वेज शेप होना चाहिए जानवर। दूसरा, उसका माथा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आंखें बड़ी बड़ी हों, पसलियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी हों, डिस्टेंस पे हों। दूसरी बात, इसका जो आयन थोड़ा सा पीछे की तरफ चौड़ा सा उठा हुआ हो, पूंछ एकदम नीचे तक गिरी हुई हो। तो जो भी नस्ल खरीदने जा रहे हैं उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं वो उसके अंदर, जानवर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसका आप दांत चेक कर सकते हैं। अगर दांत आप इसका देख लें तो आपको आयु का निर्धारण हो जाएगा कि ये कितने वर्ष की है। कभी कभी जानवर जो है ज़्यादा उम्र का होता है, वो कम उम्र का बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंवार जिसके दांत भी टूट गए हैं, वो भी जानवर देखने में स्वस्थ लगता है और लोग ले लेते हैं। तो दांत से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने साल का है और उस हिसाब से आप लग सकते हैं। दूसरी बात, जानवर हमेशा जो है सेकंड बेत या थर्ड बेत का खरीदिए, फर्स्ट बेत का मत खरीदिए, क्योंकि उससे जो है सही दुग्ध उत्पादन क्षमता का पता नहीं चलता है और सेकंड बेत और थर्ड बेत में उसका एक्चुअल उत्पादन आता है। तो इसलिए सेकंड या थर्ड बेत का आप जानवर खरीदें। और जो पुराना जानवर है किसान भाइयों, आप जान ही रहे हैं कि उसके जो है खुर थोड़े से घिस जाएंगे, या आप ये भी ध्यान रखें कि किसी जानवर में खुर थोड़ा सा मुड़ा हुआ आगे की तरफ होता है, तो ये भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को दिखाता है। तीसरा किसान भाइयों, एक आप और काम कर सकते हैं कि कभी जानवर को खरीदें तो आप 3 दिन तक 2 बार दूध लें, तो इससे आपको करेक्ट दूध का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना दूध वास्तव में देती है। क्योंकि एक टाइम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे सुबह बेचनी है तो शाम का रोक के ले आएंगे, तो सुबह नेचुरल है दूध ज़्यादा दे देगी। तो इस तरह से आप 2-3 बार दूध के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविक दूध उत्पादन इसका कितना है। चौथा किसान भाइयों, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी पशु को लेने गए और उसके ऊपर वाले सरफेस पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, यानी पीठ पे, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि पिछले साल या उसके पिछले साल उसको हो सकता है एफएमडी, जिसको आप जरा खुरा कहते हैं, वो बीमारी हो। क्योंकि उस बीमारी के लास्ट में क्या होता है, जिसको पोस्ट एफएमडी कहते हैं, कि कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जानवर थोड़ा हाँफता रहता है, उसकी पीठ पे थोड़े बाल ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी बात, उसके खुरों के बीच में थोड़े घाव के निशान रह जाएंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल उसको जो है जरा खुरा नाम की बीमारी हुई हो। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए मसूर की वैज्ञानिक बुआई विधि, पपीता फलों की अधिक पैदावार के लिए बाग का प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।